Welcome back, beautiful people, to another session of English with me, Anmol, in association with tutorial. We are continuing with our crash course for NDA CDS English. Coming September, the exam coming September. For the exam that's coming in September, mid, only 9, 8, 10 weeks, I think, 9 odd weeks remaining. Simple tense is what we will do today. सबसे पहले टेंस पढ़ने से पहले मैं एक बार समा बांधना चाहता हूँ टेंसेस का. 3-4 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए. सबसे पहले कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, कोई याद दिला पाएगा मेरे को? अरे वाह यार, पहला क्या है? डेक्लरेटिव. एक एग्जाम्पल भी दे दो. आई एम अ स्टूडेंट. दूसरा इंटेरोगेटिव. इसका भी एग्जाम्पल दे दो. व्हाट आर यू डूइंग. अच्छा, तीसरा क्या है? इंपेरेटिव. इसका भी एग्जाम्पल दे दो. बस खत्म. 50% वे पे आके आप ध्वस्त हो गए. इंपेरेटिव के एग्जाम्पल पे सन्नाटा. अरे भाई इतना सन्नाटा क्यों है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? शोले देखी किसी ने? ये सीन याद है वाला? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ. अरे यार, इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं पता? हाँ, गिव मी द एग्जांपल. व्हाट अ बिल्डिंग. दैट इज एक्सक्लेमेटरी, है ना? व्हाट अ बिल्डिंग. मतलब हम कहना चाहते हैं इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग और एन अमेजिंग बिल्डिंग और माइंड ब्लोइंग बिल्डिंग. यस, ऑसम बिल्डिंग, अनबिलीवेबल बिल्डिंग, व्हाटएवर. इंपेरेटिव क्या होता, क्या है पहले ये बताओ. अरे भाई साहब, मुन्ने बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए. Really? Really? 4 of you, you don't know what an imperative sentence is? बाप रे बाप रे बाप रे बाप. फोन है किसी के पास? सर्च करो जल्दी से गूगल पे और बताओ मुझे. हाँ, तो ये तो डिक्लेरेटिव है ना. राम एंड श्याम वर प्लेइंग. ये तो बता रहे हैं आप मेरे को. आई एम अ स्टूडेंट, राम एंड श्याम वर प्लेइंग. राम एंड श्याम वर प्लेइंग इंपेरेटिव कैसे हो गया बेटा? क्या होता है इंपेरेटिव? शट द कंप्यूटर. ऑर्डर. अब बताओ अपना कोई सेंटेंस बताओ. ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कुछ भी. स्टैंड अप. स्टैंड अप, ठीक है. स्टैंड अप, है ना. प्लीज बोल सकते हो, डोंट बोल सकते हो. फॉरबिड करने के लिए डोंट बोल दोगे, प्लीज बोल सकते हो. बाकी कोई एडवर्ब लगा सकते हो. स्टैंड अप क्विकली, स्टैंड अप देयर, स्टैंड अप कांट यू. वो तो आपने बना दिया उसको क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग पे अभी ना कूदो. क्वेश्चन टैग अलग चीज है वो. हाँ, किस तरह का सेंटेंस है उसके हिसाब से क्वेश्चन टैग बदलता है. Can't you stand up? Can you not stand up? That's an interrogative sentence. Now you're actually asking a question. Can you not stand up? Question mark. You get it? यहाँ पे आप ऑर्डर दे रहे हो सीधा. अच्छा देखो, और आखिरी क्या है? ऑप्टेटिव का एग्जांपल बताओ. वेरी गुड. मे गॉड ब्लेस यू. चलो, मुझे पहले वाले का टेंस बताओ. सिंपल प्रेजेंट. ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट. अच्छा, मैं इसको सिंपल पास्ट में लिख सकता हूं. वेरी गुड. सिंपल फ्यूचर में लिख सकता हूं. वेरी गुड. पास्ट परफेक्ट में लिख सकता हूं. वेरी गुड. लिख सकता हूं ना. इसके टेंसेस बदल सकते हैं, बदल सकते हैं. ये पढ़ो, ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट. हाँ, विच कंटिन्यूअस. सिंपल कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस प्रेजेंट. अगर आपको बौखला जाता है दिमाग
कि पैटर्न नहीं दिखता है तो कि प्रेजेंट पहले लिखा फिर प्रेजेंट बाद में लिख दिया, भाई ये क्या हो रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट लिख लो या प्रेजेंट सिंपल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस प्रेजेंट, सेम ब्लडी थिंग। आई राइट इट अलग अलग ताकि आपके ब्रेन का वो इंटरकनेक्टिंग वाला जो न्यूरल नेटवर्क है वो भी स्ट्रांग हो और आसान ना बने आपके लिए चीज। कोई कठिनाइयों से आप आगे बढ़ो, हर बार बढ़ते हुए थोड़े सख्त बनते जाओ, है ना। अच्छा, इंपेरेटिव स्टैंड अप, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मैं पास्ट कंटिन्यूअस में लिख सकता हूं? व्हाट? नहीं लिख सकता। व्हाट वर यू डूइंग? फ्यूचर? रखो उसमें। नो नो, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट विल बी यू डूइंग? नहीं, what will you be doing? Only the first interrogate, only the first auxiliary will come before the subject. Will, what will you be doing? ठीक है, इसको भी आप अलग अलग टेंसेस में लिख सकते हो, है ना। ये दोनों टेंसेस के स्तर पर हमारे मतलब के हैं। इंपेरेटिव देखो, स्टैंड अप, ये कौन से टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट अभी बोल रहा है ना। कोई, और इसको कोई टेंस बदल भी नहीं सकते आप, इसका बदल सकते हो। स्टूड अप, स्टैंडिंग अप बोल सकते हो? नहीं, विल बी स्टैंडिंग अप नहीं, ये बाद में खड़े होना नहीं, ऐसा नहीं, नहीं स्टैंड अप लेटर ये बोल सकता हूं, है ना, पर बोलूंगा स्टैंड अप ही। अच्छा, व्हाट अ बिल्डिंग, इसमें तो वर्ब ही नहीं है, वर्ब है कहीं? क्या ही बदलोगे, टेंस कहां से आएगा? कोई टेंस से मतलब नहीं है। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड इज ब्लेसिंग यू, मे गॉड ब्लेस्ड यू, मे गॉड विल ब्लेस यू, नो टेंस। तो टेंस हमें किससे मतलब है? सिर्फ डेक्लेरेटिव और इंटेरोगेटिव। डेक्लेरेटिव में तीन तरह के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, और एक कुछ कुछ में एम्फैटिक भी होता है। जैसे अफर्मेटिव क्या होगा? आई एम प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव क्या है? आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और एम्फैटिक क्या होगा? सेम एज अफर्मेटिव, आई एम, और सेम एज नेगेटिव बट विद एन एम्फेसिस। कैसे? एम पर आप जोर लगाओगे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, और आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सिर्फ जोर लगा रहे हो। क्यों बता रहा हूं मैं एम्फैटिक? क्योंकि कभी कभी एम्फैटिक बनाने के लिए ऑक्सिलरी बाहर भी निकलता है, सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में, वो आज ही हम पढ़ेंगे। आई डू प्ले क्रिकेट, उसमें डू अलग से, अफर्मेटिव में अलग नहीं है, उसमें आई प्ले क्रिकेट है, पर अफर्मेटिव एम्फैटिक में क्या होगा? आई डू प्ले क्रिकेट। अभी करते हैं, वो समझ में आएगा शायद। अच्छा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो है, इंटेरोगेटिव में दो तरह के हो सकते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। लाइक डू यू प्ले क्रिकेट एंड डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव हो सकते हैं इंटेरोगेटिव में, ठीक है। इन सबके स्ट्रक्चर्स हम लोग करेंगे आज सिंपल के लिए। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर के स्ट्रक्चर्स, इंटेरोगेटिव और it is not the same as that, plus you don't need to have an emphatic separately, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है उसमें जिसमें emphatic का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। यहां पे मैंने emphatic इसलिए अलग किया है क्योंकि सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में emphatic का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव से अलग होता है, इसलिए अलग किया उसको। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि emphatic का स्ट्रक्चर अलग होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर अलग नहीं है तो उसको अलग से करने का कोई मतलब नहीं। बाकी स्पोकन में जैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है, रिटन एग्जाम में कोई मतलब नहीं है उस चीज का। गेट इट? वेरी गुड। अब सब्जेक्ट याद रखें। एक चीज और बता देता हूं अभी, क्योंकि आपको याद नहीं था किस प्रकार के सेंटेंसेज हैं और बाद में याद आया। इसमें एक सब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। क्या है वो? ऑलवेज। दैट इज द सब्जेक्ट, ऑलवेज यू। ऑलवेज यू, सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट। व्हाट अ बिल्डिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। मे गॉड ब्लेस यू, गॉड इज द सब्जेक्ट, बट वर्ब हमेशा V1 ही लगेगा, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर क्यों ना हो, क्योंकि मे लगा है साथ में, है ना। अब आगे बढ़ेंगे हम, सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर पे आएंगे। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर देखना, सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसा है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस या तो V1 लगेगा, नहीं, या VSES लगेगा, प्लस जो भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एडवर्बियल क्वालिफिकेशन हो सकता है। एडवर्ब क्वालिफिकेशन में क्या क्या आता है? एडवर्ब भी आता है,
एडवर्ब फ्रेज भी आता है और एडवर्ब क्लॉज भी आता है। ये अगर आपको नहीं पता है और नहीं समझ पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एडवर्ब कैसा, एडवर्ब फ्रेज कैसा, एडवर्ब क्लॉज कैसा है, वेल यू आर स्टिल इन लक। एडवर्ब करना बाकी है, वर्ब्स एडवांस भी करना बाकी है, तो ये सारी चीजें हम लोग आगे भी करेंगे, पर पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। एक बार और जल्दी से बिना लिखे बताऊंगा। आई वेंट देयर, आई वेंट देयर, देयर एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एक ही वर्ड है जो मुझे बता रहा है कि कहां गए। आई वेंट देयर। आई वेंट आउटसाइड द क्लासरूम, वहां पे आउटसाइड द क्लासरूम तीन शब्द, आउटसाइड प्रेपोजिशन, द आर्टिकल, क्लासरूम नाउन, मिलकर मुझे बता रहे हैं कि मैं कहां गया। तो मिलकर वो एडवर्ब का काम कर रहे हैं, उसमें कोई क्लॉज नहीं है, कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, इसलिए वो है एडवर्ब फ्रेज। आई वेंट वेयर वी मेट द अदर डे। अब ना वेयर वी मेट द अदर डे अपने आप में मुझे बता रहा है कि कहां मैं गया, पर क्लॉज भी है, इसलिए वो है एडवर्बियल क्लॉज। I went there, I went outside the classroom, I went where we met yesterday. Make sense? ये है एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, भाई ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स के होते हैं, और कोई वर्ब अगर इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का है, एज अ प्रेडिकेट पूरा नहीं है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, लाइक शी सीम्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज द कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट के बाद V1 या VSES लगेगा। अब V1 और VSES है क्या, पहले एक बार वो देख लेते हैं, वरना फिर हमारा मजा आ जाएगा जीवन का। V1, V2, V3, VING और VSES, ये 5 फॉर्म्स होते हैं मेन वर्ब के। कल भी हमने किया था, कल मतलब जब पिछला लेक्चर हमने किया था तब भी हमने ये चीज देखी थी। इनके और क्या क्या नाम होते हैं देखो, इसको हम लोग कहते हैं रूट फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं पास्ट फॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट फॉर्म, VING को हम लोग बहुत कुछ कहते हैं। सबसे पहले तो कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं, उसको हम लोग जेरंड भी कहते हैं, और इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। क्या होते हैं जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल? भाई अगर आपको नहीं पता है, अगर पहली बार ही ये सुना है, तो भाई कोई बात नहीं, जब वर्ब्स एडवांस करेंगे तो बताएंगे। पहले सुना हुआ है, लग रहा है सुना सुना सा है, पर याद नहीं है, तो भाई जेरंड ING फॉर्म एक्टिंग एज अ नाउन, लाइक स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिंग एज एन एडवर्ब, एडजेक्टिव, लाइक द गर्ल कैरिंग द बास्केट ऑफ फ्लावर्स, तो कैरिंग इज मॉडिफाइंग गर्ल देयर। और कंटिन्यूअस फॉर्म तो ING, मतलब जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। उसी तरह परफेक्ट पार्टिसिपल, इसको परफेक्ट फॉर्म को हम लोग एक परफेक्ट पार्टिसिपल भी, पास्ट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल इज द V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। पार्टिसिपल्स आर वर्ब्स एक्टिंग एज एडजेक्टिव्स, और जिसको पूरी तरह से याद है और सब कुछ याद है, इसमें क्या भाई बधाई हो आपको। और VSES को हम लोग कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। इसके एग्जांपल्स देखना आप। सबसे पहले जैसे प्ले, प्ले का V2 क्या होगा? प्लेड। उसका V3 क्या है? सेड, प्लेड। VING क्या है? प्लेइंग। और VSES क्या है? प्लेज। अच्छा बी का देखो, बी का V1 बी होता है ना, इसके अलावा दो और होते हैं, एम और आर। V2 क्या होता है उसका? V3 क्या होता है उसका? VING क्या होता है? और देखें SES फॉर्म कौन बताएगा उसका? थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। इज, वेरी गुड, इज। यहां आप देखोगे V2 V3 सेम थे, यहाँ V2 V3 सेम नहीं है, और भी V2 V3 सेम जहां नहीं होते वो देखो। गो का बताओ, गो का V2 क्या होता है? बट V3 क्या होता है? VING क्या होता है? गोज। दिख गया? अच्छा एक होते हैं जिसमें V2 V3 V1 सब सेम होते हैं, जैसे कट, कट का V2, कट का V3, पर ING और VSES। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वो यूज किया जाता है, सिर्फ इसीलिए उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म कहते हैं, क्योंकि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ उस फॉर्म को यूज किया जाता है। देखो अब स्ट्रक्चर क्या था फिर से,
सी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर फर्स्ट है ना, वी हैव अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस या तो V1 लगेगा या VSES लगेगा, प्लस वही या तो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या कोई एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। एडवर्बियल क्वालिफिकेशन इन दोनों में से कोई एक ही होगा। एडवर्बियल क्वालिफिकेशन हो या ना हो, किसी भी वर्ब के साथ चल सकता है, वो हो इनमें से तीनों में से कोई भी ना हो तो भी चलेगा, उन दोनों में से कोई एक ही होगा। कभी कभी दोनों होते हैं, कब होते हैं वो समझेंगे जब आएगा। तो जैसे राम वॉज मेड कैप्टन और दे मेड राम कैप्टन, वहां पे राम ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है पर फिर भी कैप्टन भी लगाना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि दे मेड राम का वरना मतलब हो जाएगा कि उन्होंने राम को बनाया, रचित किया। दे मेड राम कैप्टन मतलब उन्होंने राम को कैप्टन बनाया, तो मतलब बदल गया वो। नेगेटिव कैसा दिखेगा? अच्छा ये VSES, यहां पे मैं स्लाइड नोट लिख दूंगा, VSES किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स एक बार याद कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं, बताना जरा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल कौन से भाई? ही शी इट, ही शी और फिर और कौन से होते हैं? और कौन से होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, चलो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स है ना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, यस, एनी, ठीक है। और बताओ, सम इंडेफिनिट, सम तो सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस लाइक somebody एटसेट्रा, यस। और फिर आपने बोला डेमोन्स्ट्रेटिव, सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं? सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव दिस, दैट एंड सच। द सेम कुड ऑल्सो बी यूज्ड, सच प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। सच इज द मैन, सच आर द मेन, दिस, दैट, सच कंडीशनल एंड ऑल्सो द सेम, the same is true or the same are here. And last, अबे बेटा सिंगुलर नाउन्स, नाउन्स तो बोले ही नहीं आपने, ये तो सारे प्रोनाउंस बोले ना, सारे सिंगुलर नाउन्स भी तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो ये सब्जेक्ट, अच्छा थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनके अलावा जो भी थर्ड पर्सन है वो प्लूरल है, और उसके अलावा जो सब्जेक्ट है वो कौन से हैं? आई, वी और यू, बस इन तीनों के अलावा सारे सब्जेक्ट्स थर्ड पर्सन होते हैं। ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल, एवरीथिंग एल्स इज थर्ड पर्सन। मेक सेंस? नेगेटिव देखो, अब नेगेटिव पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V1 वाला फॉर्म अगर है मतलब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो क्या आएगा? डू नॉट, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बनता है डोंट, प्लस V1 आई डू नॉट प्ले, और फिर वही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इत्यादि इत्यादि। वहीं अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या आएगा? डज नॉट, है ना, डजंट। यस, आई डू नॉट प्ले बट ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्लेज नहीं बेटा, V1 बन गया वापस, वो जो VSES था ही प्लेज, वो डज बाहर निकला प्लेस से, ये डज का ही है जो प्ले के साथ मिलकर प्लेज बना रहा है, और वो डिड का ड ही है जो प्ले के साथ मिलकर प्लेड बनाता है पास्ट टेंस में। नेगेटिव हो गया। इसके बाद इंटेरोगेटिव देखो, इंटेरोगेटिव में जो ऑक्सिलरी था उसको उठा के पीछे लगा देना है। आई प्ले क्रिकेट, इसमें ऑक्सिलरी क्या है? डू छुपा हुआ है, डू प्लस V1 है ना, छुपा हुआ है। अच्छा ही प्लेज क्रिकेट में ऑक्सिलरी क्या है? डज। ये कैसा है? डज प्लस V1 जैसा स्ट्रक्चर है ना। जब बाहर निकालेंगे ये ऑक्सिलरी बाहर निकल आएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 क्वेश्चन मार्क बन गया। और अगर नॉट बनाना है तो यहां नेगेटिव लगा दोगे, डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, नेगेटिव बनाना है तो ठीक है। अगर एम्फैटिक बनाएंगे इसको, इसका एकमात्र एम्फैटिक इसका और सिंपल पास्ट का एम्फैटिक स्ट्रक्चर करेंगे, क्योंकि उन्हीं दोनों के सेपरेट एम्फैटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं और किसी के होते नहीं। कैसा दिखेगा ये दिखेगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 प्लस जो भी है ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब्स, ओकैड व्हाटएवर, सब्जेक्ट और डू डज, आई डू प्ले, ही डज प्ले, और अफर्मेटिव एम्फैटिक ही है ये। नेगेटिव एम्फैटिक का स्ट्रक्चर बिल्कुल नेगेटिव जैसा होता है,
उसमें नॉट पे बस एम्फेसाइज करते हैं. आई डू प्ले, ही डज प्ले. मेक सेंस? चलो यूजेस देख लो जल्दी से सिंपल प्रेजेंट की. रूटीन एक्शन के लिए यूज होता है, आई कम हियर डेली. हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन के लिए. इरेगुलर एक्शन हो तो भी भाई, हैबिट कोई भी एक्शन अगर ऐसे होने वाला जो होता है का जो स्ट्रक्चर है वो ये है. हैबिट्स के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ्स के लिए, हेडलाइंस न्यूज़पेपर में ज्यादातर इसी में होती हैं. ईएएम, साइंस, एमओयू. ईएएम क्या होता है? एमओयू क्या होता है? माय लॉर्ड, जनरल भी आपकी मतलब जनरल नॉलेज भी ऐसे धसी हुई है फिर. वेरी गुड. एमओयू इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. एंड व्हाट इज ईएएम? चलो कोई बात, बाद में जब ध्यान है तो बताना मेरे को. ऐसे ही कोहली हिट्स अ ब्यूटीफुल शॉट एंड द बॉल गोज फ्लाइंग इनटू द पवेलियन. कमेंट्री के लिए भी वही चीज यूज करते हैं. कोई फ्यूचर इवेंट अगर किसी फिक्स्ड टाइम टेबल का पार्ट है तो भी आप सिंपल प्रेजेंट यूज कर सकते हैं. द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक. द मूवी स्टार्ट्स एट 3 PM. गेट इट? तो कोई फिक्स्ड टाइम टेबल का अगर पार्ट है तो वो फिक्स्ड टाइम टेबल भी आप सिंपल उसमें. अच्छा, व्हाट ही नोज अबाउट यू, ये गलत है. क्यों गलत है? इसमें व्हाट डज ही नो, इसमें आपने ऑक्सिलरी निकाला नहीं, आपने इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनाया. ठीक है. आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू यहां पे सही है. यहां पे व्हाट ही नोज अबाउट यू सही है क्योंकि यहां पे स्टेटमेंट है, यहां क्वेश्चन नहीं है. यहां व्हाट जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है कि आई डोंट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू. यस, इट इज रिलेटिंग बैक टू द नॉलेज दैट ही डजंट हैव. The appeal of the victims to transfer the cases related to riots to some other case do not affect the merit of the case. क्या गलत है बताओ? Does. अपील सिंगुलर है तो does not affect. Very good. चलो लेट्स मूव अहेड. सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर देख लो, बिल्कुल वैसे ही सब. सिंपल पास्ट में हम लोग अफर्मेटिव करेंगे, नेगेटिव करेंगे, इंटरोगेटिव करेंगे और एम्फैटिक करेंगे. ठीक है. अफर्मेटिव कैसा दिखता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस वही. नेगेटिव कैसा दिखता है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1. वो V1 के साथ डिड ने मिला के ही V2 बनाया था. V1 प्ले है, उसके साथ डिड मिला, डिड का ड ही प्ले का प्लेड बना. जो भाषा से अंग्रेजी आती है वो भी भाषा वैसी ही है, हिंदी संस्कृत जैसी, कि उसमें अलग अलग चीजें मिलाकर किसी एक शब्द से शब्द का मतलब बदला जा सकता है. मतलब वो त ती जैसे करते रहते ना, करता करती ऐसे करके, तो वैसे ही था वो. पर वो अपने बहुत सारी प्योरिटी उसने लूज कर दी. कोई बात नहीं, अच्छा है हमारे लिए. ना की होती तो इंग्लिश सीखना इतना बड़ा चैलेंज ना होता और फिर मेरा पर्पस फिर मैं ना होता ना, मतलब फिर आई वुडंट हैव बीन. आई थोड़ी ना है बेटा, EAM है. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इंटरनेशनल एसेट मैनेजर. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बेटा, जयशंकर. कम ऑन है. ऑलराइट. और इंटरोगेटिव कैसा है? डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 क्वेश्चन मार्क. याद रखिए किसी भी इंटरोगेटिव में इससे पहले आप सारे WH वर्ड लगा सकते हैं या सब्जेक्ट को डायरेक्टली. इंटरोगेटिव का एक और स्ट्रक्चर भी है, इंटरोगेटिव सब्जेक्ट लेकर और सीधा V2 क्वेश्चन मार्क. हु प्लेड. देख रहे हो, सीधा इंटरोगेटिव सब्जेक्ट. व्हाट प्लेड क्रिकेट, हु प्लेड क्रिकेट. वहां पे मैंने स्ट्रक्चर नहीं बदला, वहां पे मैंने इंटरोगेटिव के लिए ऑक्सिलरी को उठा के सब्जेक्ट के पहले नहीं लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट अपने आप में इंटरोगेटिव सब्जेक्ट है. You understand? It's in itself, it's either an interrogative adjective modifying a noun or an interrogative pronoun. Which player played cricket? तो क्वेश्चन मार्क है और इसमें वो स्ट्रक्चर तो नहीं है. डिड वाला तो स्ट्रक्चर नहीं, डिड पहले नहीं आया. Do you see that? Which player played cricket? Why? Because the subject is interrogative now. It's an interrogative subject. तभी हमने pronouns और adjectives में interrogative pronouns और interrogative adjectives पढ़े थे. Do you get it? This is something new, yeah? है ना? नया है ना ये? नहीं? I've never taught this to your batch before. It happens as we mature. Emphatic कैसा दिखेगा? वही subject plus did plus V1. I did play. I did play. अरे you did not play. No, I did play. खेला तो था मैंने. इसमें भी emphatic सिर्फ affirmative का हो सकता है. ये हो गए स्ट्रक्चर्स आपके सिंपल पास्ट के. सिंपल पास्ट का यूज देख लो बेटा. अधिकतर पास्ट परफेक्ट के साथ यूज किया जाता है उसमें कंडीशनल सेंटेंसेस में. रिमेंबर, if I had played cricket I would do this. Yes.
पास्ट परफेक्ट की जगह यूज नहीं करना चाहिए। पर इसको पास्ट परफेक्ट कब यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस तभी यूज किया जाता है जब प्रेजेंट में या तो आपको येट, ऑलरेडी ऐसा कोई शब्द मिले कि आई हैव नॉट डन इट येट, आई हैव डन इट ऑलरेडी, यस वी हैव रिसीव्ड मेनी थिंग्स। अगर आप पर्टिकुलर डेट बता रहे हो या कोई टाइम बता रहे हो पास्ट में, एक सिंपल टाइम, और उस पे होने वाले किसी एक ही व्याख्या की, आप किसी एक ही कार्य की या किसी एक ही प्रक्रिया की आप बात कर रहे हो, कोई एक चीज हुई है वहां पे, उसी के आप व्याख्या दे रहे हो, उसी की आप बात कर रहे हो, तो आप उसको परफेक्ट पास्ट में नहीं बोलोगे, सिंपल पास्ट में बोलोगे। परफेक्ट पास्ट में तब बोलोगे जब आप दो चीजों के बारे में बोल रहे हो और बोल रहे हो कि एक चीज दूसरे से पहले हो चुकी थी, कि जब ये हुई तब ये हो चुकी थी, तब आप जो हो चुकी थी परफेक्ट पास्ट में होगा, और जब ये हुई ये सिंपल पास्ट में होगा। When I went to sleep, they had already left. They had already left. Had left. I went, simple past. They had left, past perfect. तो सिंपल पास्ट के संदर्भ के साथ उसको पास्ट परफेक्ट को यूज करेंगे कि ये चीज ऑलरेडी हो चुकी थी। अपने आप में अगर मैं कहूं कि कल ऐसा किया था, तो कल ऐसा कर चुके थे नहीं। yesterday we had eaten food, नहीं, yesterday we ate food। साथ में दूसरा क्लॉज अगर है, yesterday we had eaten food when they came, तो आप कहोगे हैड ईटन फूड, क्योंकि वो दूसरे क्लॉज के साथ रिलेटेड है कि कुछ और होने से पहले वो चीज हो चुकी थी, तब आप यूज करोगे पास्ट परफेक्ट। तो ऑलरेडी हो चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट में बिना किसी क्लॉज के भी चल सकता है, ऑलरेडी और येट के साथ, फ्यूचर में भी किसी क्लॉज के साथ ही लगेगा, वरना परफेक्ट टेंस लगाने का कोई मतलब नहीं है। आई विल हैव डन इट बाय देन, बाय के साथ लग सकता है कि तब तक हो चुका होगा। आई विल हैव डन इट बाय देन। पास्ट में रिमेंबर, if it is just a standalone event, it will not be in the past perfect, it will be in the simple past। past perfect तभी यूज करेंगे जब हम सिंपल पास्ट के संदर्भ में कह रहे हैं कि कोई चीज होने से पहले वो चीज हो चुकी थी। अच्छा, इट्स टाइम और इट्स हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद हमेशा V2 लगेगा अगर इज नहीं लगा है। अगर वहीं इट्स टाइम टू लग गया, इट्स टाइम टू या इट्स हाई टाइम, या हाई लगा दो, टाइम लगा दो, इसका मतलब होता है समय आ गया है। इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, तो V1 लगेगा, यस V1 लगा। इट्स टाइम टू अगर लग गया था, इट्स हाई टाइम वी टुक अ ब्रेक। अगर उसके बाद सीधा सब्जेक्ट लगा है, सीधा सब्जेक्ट, तो V2 लगेगा। इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड स्टडीइंग, इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडीइंग नहीं, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडीइंग, आपको पता है गलत है, क्योंकि इट्स हाई टाइम के बाद क्या लगेगा? स्टार्टेड, V2 यू स्टार्टेड। बट इट्स हाई टाइम के बाद अगर टू लग गया, इट्स टाइम टू, इट्स हाई टाइम टू, हाई तो नहीं होगा उसमें, टू अगर लगा होगा तो हाई इनकरेक्ट है, तब आपको इट्स टाइम टू ही बोलना पड़ेगा, इट इज टाइम टू स्टार्ट स्टडीइंग। यस, टाइम टू के बाद फिर V1 ही लगेगा, टू स्टार्ट। यस, इट्स टाइम टू स्टार्ट, यस it's time and it is modifying time, it's time to do what? Time to start। it's a plain infinitive which is qualifying the noun time। so that's what I said, ये adjective की तरह भी काम कर लेता है, adverb की तरह भी काम कर लेता है, verb की तरह भी काम कर रहा होता है, noun की तरह भी काम कर रहा होता है। infinitive बड़ा टेढ़ा, और plain infinitive भी होता है। this is not a plain infinitive, this is an infinitive। to plain infinitive is without the to, सिर्फ V1, that is a plain infinitive। and plus it has tenses as well, it has the passive, it has the continuous, it has the perfect tense along with its normal 2 plus V1। जी, goon means गुंडा बेटा, hooligan। सिंपल फ्यूचर देख लेते हैं जल्दी से, इसमें will shall लगता है, will और V1, सब्जेक्ट प्लस will या shall। shall कब लगता है? shall लगता है I और we के साथ, ये याद रखिएगा, प्लस V1। इसमें वही will और shall को पीछे, या नेगेटिव कैसा बनेगा? सब्जेक्ट प्लस will या shall not। will या will का नॉट होता है won't, shall का नॉट होता है shan't। यूज नहीं करते अब ज्यादातर लोग, बट प्रॉपर इंग्लिश शांत इज वर्ड, आई शांट डू इट। प्लस V1, और क्वेश्चन उसका बनाना है तो वही, या तो सब्जेक्ट को इंटरोगेटिव बना दो, हु विल प्ले क्रिकेट, विच बॉय विल प्ले क्रिकेट, एटसेट्रा एटसेट्रा, या उसको इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बना दो, विल शैल को पीछे लाके नॉट लगा सकते हो, V1 क्वेश्चन मार्क, इसके पीछे कोई WH वर्ड भी लग सकता है, why, where, when, how, etc। why will you play cricket, where will you play cricket, when will you play cricket, with whom will you play cricket, for whom will you play cricket, in whom will you,
हाँ, सो ये वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यू रिमाइंडेड मी. यहाँ विल शैल की जगह कोई भी मॉडल लग सकता है, ठीक है, बट इट विल नॉट बी कॉल्ड अ सिंपल फ्यूचर, इट विल बी कॉल्ड अ सिंपल मॉडल स्ट्रक्चर. यू गेट इट? हाँ, फिर उसमें कंटिन्यूअस में आएंगे तो वो कंटिन्यूअस मॉडल स्ट्रक्चर. यू गेट इट? दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज व्हाट विल कॉल इट. ऐसा नाम है नहीं, मैं दे रहा हूं और कौन ही मना करेगा. काम आना चाहिए बस, है ना, जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं वो स्ट्रक्चर हमारे काम आने चाहिए, हमें रोकना नहीं चाहिए उसको किसी चीज से, बस हमें समझ में आने के लिए. दिस इज अ न्यू वे दैट आई एम ट्राइंग टू गेट इट अक्रॉस कि विल शैल की जगह कोई भी मॉडल लग सकता है. मॉडल जल्दी से रिवाइज भी कर लेते हैं यार, कौन कौन से मॉडल से, जरा पहला बताओ. अबे तो विल शैल तो लिखा ही है ना, कैन, ये हुई ना बात. गुड, मे, माइट, और बेटा उसी से याद रखो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ना, पहले कैन से ही शुरू करो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड बेटा पहले, विल, वुड, मस्ट एंड, वेरी गुड, यस. फिर इसके बाद तीन हमारे अलग से थे, नीड, डेयर. अच्छा, नीड के साथ नॉट लगाऊंगा मैं, क्योंकि यूज तो हम लोग इसको नेगेटिव में करते हैं, इंटरोगेटिव में, है ना. यूज टू एंड फाइनली वन मोर सेपरेटली, हैड बेटर. I will play, I can play, I could play, I may play, I might play, I shall play, I should play, I will play, I would play, I must play, I ought to play, I need not play, I dare not play, I used to play, I'd better play. Yeah? I had better play. I'd better play. I'd better be playing, I'd better play, I'd better have played. I'd better have played. I'd better have played. I'd better have been playing. I'd better have been playing. Yes. I'd better have been playing. Instead of will, you can use all of these modals. All of these, all the time. बस कैन और मैं आप यूज नहीं करोगे कब, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वो जब आएगा तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे. That's that for today. I have been Anmol, your guide on this journey through the English Language Association Master Tutorial. Thank you so much for joining in, and I shall see you in the next one.